Here with our new video. In this video, we are going to discuss a money chapter. Before that, if you are not subscribed our channel, go and subscribe. जैसे कि आपको पता है कि आज हम मनी चैप्टर डिस्कस करने जा रहे हैं, उससे पहले अगर आपने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो कर लीजिए। पहले हम देखेंगे कि हमें मनी क्यों एग्जिस्टेंस में लानी पड़ी या मनी की होंद हमें क्यों करनी पड़ी। जैसे आपको पता है कि जो आपकी वॉन्ट्स है, ह्यूमन वॉन्ट्स है, वो क्या है, अनलिमिटेड। हमारी जो ज़रूरतें हैं वो अनगिनत है। हम हर एक वांट को आप खुद प्रोड्यूस नहीं कर सकते। जैसे हमें फूड भी चाहिए, क्लॉथ भी चाहिए, शूज़ भी चाहिए। हर एक टाइम पे हम हर एक टाइम पे या एक टाइम पे ये सब कुछ प्रोड्यूस नहीं कर सकते। तो जब हम सब कुछ प्रोड्यूस नहीं कर सकते, हमें ये चाहिए भी, तो हम क्या करते हैं, एक दूसरे के साथ एक्सचेंज कर लेते हैं। अगर एक पर्सन के पास कुछ है वो दूसरे को दे देता है, जो दूसरे पर्सन के पास है वो किसी और पर्सन को दे देता है या उससे दे देता है। इसी तरह एक्सचेंज पॉसिबल होता है। जो मनी है वो मनी इसीलिए आए ताकि हमें एक्सचेंज ईजिली पॉसिबल हो सके। मनी एक्सचेंज के साथ साथ और भी फंक्शंस प्ले करती हैं, जिसे हम डिस्कस करेंगे इस चैप्टर में। पहले तो हम ये देखते हैं कि कौन कौन से एक्सचेंज हैं, या आप बोल सकते हो कि मनी से पहले कौन सा सिस्टम था एक्सचेंज का। तो मनी से पहले हमारा बार्टर सिस्टम ऑफ एक्सचेंज था। इस एक्सचेंज सिस्टम में हम गुड्स को गुड्स के साथ एक्सचेंज करते थे। देखो एग्जाम्पल है कि अगर एक पर्सन को शूज़ चाहिए और वीट है, दूसरे पर्सन को वीट चाहिए और शूज़ हैं, ये दोनों क्या करेंगे, एक दूसरे के साथ एक्सचेंज कर लेंगे। ये था हमारा बार्टर सिस्टम ऑफ एक्सचेंज, जिसमें हम गुड्स को गुड्स के साथ एक्सचेंज करते थे। फिर है हमारा मनीटरी सिस्टम ऑफ एक्सचेंज, जो अभी एग्जिस्ट करता है हमारे प्रेजेंट में। मनीटरी सिस्टम ऑफ एक्सचेंज में क्या होता है, हम गुड्स एंड सर्विसेज को एक्सचेंज करते हैं मनी की हेल्प से। अगर एक पर्सन को कुछ चाहिए तो वो बाय कर लेता मनी की हेल्प से, अगर उसके पास कुछ है तो वो सेल कर देता मनी की हेल्प से। बिफोर दैट, मनीटरी सिस्टम ऑफ एक्सचेंज से पहले हमारा बार्टर सिस्टम ऑफ एक्सचेंज चलता था। क्यों हमें बार्टर सिस्टम ऑफ एक्सचेंज को बंद करना पड़ा और हमें मनीटरी सिस्टम ऑफ एक्सचेंज लाना पड़ा, तो उसके कुछ ड्रॉबैक्स थे। इसी वजह से हमने मनीटरी सिस्टम ऑफ एक्सचेंज को अडॉप्ट किया। तो क्या उसके ड्रॉबैक थे? पहला तो ड्रॉबैक था लैक ऑफ डबल कोइंसिडेंस, कि अगर एक पर्सन को जो कुछ चाहिए वो दूसरे पर्सन के पास हो, और जो उसके पास है वो दूसरे पर्सन को चाहिए हो। ये होता है डबल कोइंसिडेंस, कि एक दूसरे की हम ज़रूरत पूरी करें। तो ये हमें कितना एफर्ट्स के बाद मिलता होगा कि मेरी जो चीज़ है वो दूसरे पर्सन को चाहिए हो और जो मुझे चाहिए वो उसके पास हो। ये कितनी ज़्यादा प्रॉब्लम होगी, आप ये सोचो कि अगर हम प्रेजेंट में ऐसे करें तो कितनी ज़्यादा हमें डिफ़िकल्टीज फेस करनी पड़ेंगी। लैक ऑफ कॉमन यूनिट ऑफ मेजरमेंट, कि हम उस टाइम पे कोई कॉमन यूनिट ऑफ मेजरमेंट ही नहीं था। जैसे हम मनी की हेल्प से अब सब कुछ मेज़र कर सकते हैं ना, तो अब तो कोई चीज़ ऐसी है ही नहीं थी जिससे हम मेज़र कर पाए। नेक्स्ट है ट्रेडिंग कॉस्ट ऑफ बार्टर सिस्टम। ड्यू टू लैक ऑफ डबल कोइंसिडेंस ना होने की वजह से तो हमें क्या ट्रेडिंग कॉस्ट करनी पड़ती थी। ट्रेडिंग कॉस्ट क्या होती है कि हमें एक जगह से जाके दूसरी जगह पे वो पर्सन ढूंढना पड़ता था जिसे हमारी चीज़ चाहिए हो, और जो उसके पास हो वो हमें मिल जाए, वो हमें चाहिए हो। तो कितनी ज़्यादा खर्चा आता होगा कि हम एक जगह से दूसरी जगह जाए ढूंढने कि वो उसकी चीज़ हमें चाहिए हो और हमारी चीज़ उसे चाहिए हो। ये इतनी ज़्यादा मुश्किल थी ना उस टाइम पे कि हम सोच नहीं सकते। अब तो हमें ईजिली कोई ना कोई पर्सन मिल जाता है मार्केट में कि जिसे हमारी चीज़ चाहिए और हमें उसकी चीज़ चाहिए हो। बट उस टाइम पे तो ये पॉसिबल ही नहीं हो पाता था। तो ट्रेडिंग कॉस्ट टू तरह की होती है। फर्स्ट वन सर्च कॉस्ट। सर्च कॉस्ट क्या, कि एक जगह से दूसरी जगह जाके ढूंढना पड़े कि हमारे दोनों की सेट वांट्स सेटिस्फाई हो सके। सेकेंड है डिसयूटिलिटी ऑफ वेटिंग। कई बार तब चीज़ मिलती थी जब हमारा नीड फुलफिल हो जाती थी। जैसे हमें समर क्लॉथ्स चाहिए और हमें जाके मिले सर्दी में, तो उसकी तो डिसयूटिलिटी होगी ना, कि हमें अब चाहिए नहीं जब जाके मिले। तो ये सब डिफ़िकल्टी फेस करनी पड़ती थी बार्टर सिस्टम ऑफ एक्सचेंज में। नेक्स्ट जो हमारी प्रॉब्लम थी वो कौन सी प्रॉब्लम थी? प्रॉब्लम रिलेटेड टू डेफर्ड पेमेंट। डेफर्ड पेमेंट्स कौन सी होती है? जो हमने फ्यूचर में करनी होती है। जैसे आज हम कॉन्ट्रैक्ट कर लेते हैं कि आज हमें आप ये चीज़ दे दो, हम आपको फ्यूचर में पेमेंट कर देंगे। उस टाइम पे ये पॉसिबल नहीं हो पाता था। जैसे कि अगर मुझे कुछ
कोई चीज़ चाहिए, मैं उन्हें बोल दूँ कि मैं आपको फ्यूचर में हॉर्स दे दूँगा, तो क्या आप ये बोल सकते हो कि 6 मंथ के बाद जो आपके पास हॉर्स है वो होगा? या जो आपके पास अभी चेयर्स हैं वो 6 मंथ के बाद होंगी या 1 ईयर के बाद होंगी? आप उस टाइम पे नहीं बोल सकते थे। अभी तो हम बोल सकते हैं ना कि मैं आपको मनी, इतनी मनी फ्यूचर में दे दूंगा। आप मनी को स्टोर भी कर सकते हो। तो उस टाइम पे हम हर एक चीज़ को स्टोर नहीं कर सकते थे। मैं बोलूँ कि 6 मंथ के बाद वीट दे दूंगा, क्या पता कोई क्लैमिटी की वजह से मेरी वीट डिस्ट्रॉय हो जाए। तो ये डेफर्ड पेमेंट्स में बड़ी ज़्यादा प्रॉब्लम फेस करनी पड़ती थी। और ना तो आप अपनी वेल्थ को स्टोर कर पाते थे। जो आपके पास चीज़ें हैं, वीट है, अगर एक पर्सन के पास वीट है या शूज़ है, वो आप स्टोर करके नहीं रख सकते थे, क्योंकि उसका आपको अलग से कॉस्ट आती थी। प्रॉब्लम इन ट्रांसफरिंग वेल्थ, अभी तो हम एक जगह से दूसरी जगह मनी ट्रांसफ़र कर लेते हैं, या जो हमारी पॉकेट, हमारे पास सेविंग है वो हम ट्रांसफ़र कर लेते हैं। कुछ भी हम करना हो तो ट्रांसफ़र पॉसिबल हो जाता है। उस टाइम पे ट्रांसफ़र नहीं कर सकते थे। जैसे कि मेरे पास चेयर्स हैं या मेरे पास हाउस है, मैं उसे कैसे ट्रांसफ़र करूँगा उस टाइम पे, क्योंकि मनी तो है ही नहीं थी। अगर मैं ट्रांसफ़र करूँगा तो कमोडिटी से करूँगा, वो दूसरे पर्सन को चाहिए भी हो, ये भी कंडीशन होती थी। इस वजह से हम उस टाइम पे वेल्थ को ट्रांसफ़र भी नहीं कर सकते थे। लैक ऑफ स्पेशलाइजेशन, लैक ऑफ स्पेशलाइजेशन में क्या है कि हमारे पास उस टाइम पे कुछ स्पेशल नहीं था। अगर एक पर्सन प्रोडक्शन कर रहा है तो वो अपनी वांट्स के साथ अपनी सब्सिस्टेंस नीड्स के लिए कर रहा है, अपनी ज़रूरत को पूरी करने के लिए कर रहा है। तो हर एक पर्सन उस टाइम पे एक चीज़ प्रोड्यूस नहीं करता था, सबकी अलग अलग चॉइस थी। कोई कुछ प्रोड्यूस कर रहा है, कोई कुछ प्रोड्यूस कर रहा है। लैक ऑफ अकाउंटिंग सिस्टम, अब तो हम अकाउंट्स मेंटेन करते हैं, उस टाइम पे अकाउंट्स नहीं मेंटेन करते थे, क्योंकि कोई कॉमन यूनिट ऑफ मेजरमेंट ही नहीं था। अगर मुझे कुछ चाहिए होता तो मैं ढूंढने लग जाता था जिस पर्सन के पास हो, और जो मेरे पास है वो दूसरे पर्सन को चाहिए हो। तो उस टाइम पे कोई भी अकाउंट्स मेंटेन नहीं होते थे। तो मनी रीज़न में आई, मनी ने ये सब कुछ पॉसिबल किया। तो पहले तो हम ये देखेंगे कि मनी की डेफिनेशन क्या है। वो बोलते हैं मनी एग्जिस्टेंस में आई एक्सचेंज को पॉसिबल कराने के लिए, जिससे हम हर एक चीज़ को एक्सचेंज करते हैं, उसे हम मनी बोलते हैं। इकोनॉमिक्स में सिर्फ करेंसी ही नहीं मनी है, नोट्स एंड कॉइन्स ही नहीं मनी है, रैदर वो चीज़ है, रैदर एनीथिंग, वो चीज़ जो एक्सचेंज को पॉसिबल कराती है उसे हम मनी बोलते हैं। तो आप अगर कल से कोई आपको डेफिनेशन पूछे मनी की, तो आप ये बोलना कि जो भी चीज़ हमारे एक्सचेंज को पॉसिबल कराती है उसे हम मनी बोलते हैं। जो हमारे एफ ए वोकर इकोनॉमिक्स टू है, उन्होंने ये बोला है कि मनी इज़ व्हाट मनी डज, मनी वो चीज़ है जो मनी का काम करती है। तो हमारे कुछ फंक्शंस हैं मनी की खूबियाँ हैं, वो हम डिस्कस करेंगे। प्राइमरी फंक्शंस ऑफ मनी, हमने 3 टाइप्स में फंक्शंस को डिवाइड करा है। फर्स्ट वन कौन सी है? प्राइमरी फंक्शंस ऑफ मनी। प्राइमरी फंक्शंस ऑफ मनी क्या है? जिसके लिए मनी एग्जिस्टेंस में आई, उसे हम प्राइमरी फंक्शंस ऑफ मनी बोलते हैं। जो हमारा प्राइमरी फंक्शन ऑफ मनी क्या है, आप अभी ये सब बता सकते हो कि मीडियम ऑफ एक्सचेंज, एक्सचेंज का मीडियम, एक्सचेंज करने के लिए एक साधन है मनी, जिसके साथ हम एक्सचेंज कर सकते हैं। नेक्स्ट वन, मेजर ऑफ वैल्यू, कि हम अब किसी भी चीज़ की वैल्यू मेज़र कर सकते हैं। आप सोचो अगर बार्टर सिस्टम ऑफ एक्सचेंज में मैं बोलूँ कि एक कार की वैल्यू क्या है, तो आप बोलोगे 1 हॉर्स, 2 हॉर्स या काउ। बट अभी हम ये बोल सकते हैं ना कि एक कार की मैं आपको बोलूँ कि ये कार है, आप उसकी वैल्यू मनी में बता दोगे। बार्टर सिस्टम ऑफ एक्सचेंज में ये नहीं बता सकते थे। तो मनी का एक ये भी फंक्शन है कि हम हर एक चीज़ की वैल्यू मेज़र कर सकते हैं। सेकेंडरी फंक्शन ऑफ मनी, प्राइमरी फंक्शन के साथ साथ जो मेन फंक्शन के साथ साथ और भी फंक्शन जो प्ले करता है, उसे हम सेकेंडरी फंक्शन ऑफ मनी बोलते हैं। स्टैंडर्ड ऑफ डेफर्ड पेमेंट्स, कि अब हम फ्यूचर की पेमेंट्स भी मनी की हेल्प से कर सकते हैं। बार्टर सिस्टम ऑफ एक्सचेंज में डेफर्ड पेमेंट्स नहीं कर सकते थे। नेक्स्ट वन, स्टोर ऑफ वेल्थ, अगर हमारे पास एक्स्ट्रा मनी है तो हम उसे स्टोर भी कर सकते हैं। बार्टर सिस्टम ऑफ एक्सचेंज में हम स्टोर नहीं कर सकते थे। ट्रांसफ़र ऑफ वेल्थ, अगर किसी पर्सन को मनी चाहिए तो मैं उसको ट्रांसफ़र कर सकता हूँ। अगर मुझे किसी और प्लेस में मनी चाहिए तो मैं ट्रांसफ़र कर सकती हूँ। उस टाइम पे मैं हर एक चीज़ ट्रांसफ़र नहीं कर सकती। जैसे मैं बोलूँ कि मुझे यहाँ से 100 किलोमीटर दूर मुझे चेयर चाहिए, बार्टर सिस्टम ऑफ एक्सचेंज में तो मैं कर सकती हूँ। मनी तो है नहीं था कि मुझे 100 किलोमीटर के बाद मुझे चेयर चाहिए होगी, तो मैं उसे ईजिली ट्रांसफ़र नहीं कर सकती। बट अभी मैं मनी की हेल्प से सब कुछ
परचेज कर सकती हूँ जहाँ भी मैं हूँ, तो मनी को भी मैं ट्रांसफ़र कर सकती हूँ। तो आप ये बोल सकते हो कि आप वेल्थ को ट्रांसफ़र कर सकते हो मनी की हेल्प से। नेक्स्ट है अदर फंक्शन ऑफ मनी, जो कुछ और फंक्शन है मनी के सेकेंडरी और प्राइमरी के अलावा, वो देखते हैं। डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ नेशनल इनकम, कि अब हम नेशनल इनकम में डिस्ट्रीब्यूट करने लग गए। पहले हम नेशनल इनकम में डिस्ट्रीब्यूट नहीं कर सकते थे, जैसे कि हम अपनी इनकम को अलग अलग पार्ट्स में डिस्ट्रीब्यूट कर सकते हैं, डिवाइड कर सकते हैं, आप ये बोल सकते हो। जैसे हम जो लेबर है उसे हम वेजेस की फॉर्म में मनी दे देते हैं, इनकम दे देते हैं। जो हमारी लैंड है हम उसे रेंट की फॉर्म में, जिसकी लैंड हो उसे हम रेंट की फॉर्म में दे सकते हैं। तो इस तरह हम मनी को डिस्ट्रीब्यूट कर सकते हैं अलग अलग पार्ट्स में। जो हमारा नेक्स्ट है टू प्रोवाइड मैक्सिमम सेटिस्फेक्शन टू कंज्यूमर। अब हम क्या है कि अपनी जो मनी को देख के हम अपनी वॉन्ट्स को सेटिस्फाई कर सकते हैं। जैसे मेरे पास मनी है तो मैं अपनी मनी के अकॉर्डिंग वो चीज़ लूँगा जिससे मेरी क्या है वॉन्ट्स सेटिस्फाई हो सकेंगी। हर एक कंज्यूमर क्या चाहता है कि उसकी जो वॉन्ट्स है ज़्यादा से ज़्यादा सेटिस्फाई हो सके। तो वो क्या करता है अपनी लिमिटेड इनकम को इस तरह यूज़ करता है ताकि उसकी ज़्यादा से ज़्यादा जो ज़रूरतें हैं वो सेटिस्फाई हो सके। नेक्स्ट है टू प्रोवाइड मैक्सिमम प्रॉफिट टू प्रोड्यूसर। मनी की हेल्प से हम प्रोड्यूसर भी ज़्यादा से ज़्यादा प्रॉफिट अर्न करने लगे कि वो अपनी लिमिटेड मनी को इस तरह यूज़ करते हैं ताकि उसको फर्दर या फ्यूचर में ज़्यादा से ज़्यादा प्रॉफिट हो सके। नेक्स्ट है बेसिस ऑफ क्रेडिट क्रिएशन। बार्टर सिस्टम ऑफ एक्सचेंज में हम क्रेडिट नहीं क्रिएट कर सकते थे। अब क्रेडिट क्या है कि आप सोच सकते हो बार्टर सिस्टम ऑफ एक्सचेंज में हम लोन क्रिएट कर सकते हैं। अब हम लोन क्रिएट कर सकते हैं ना मनी की हेल्प से। बैरर ऑफ ऑप्शन, अब हमारे पास कितनी ऑप्शन होती हैं। अगर हमने कुछ कंज्यूम करना है तो हमारे पास कितनी मार्केट में ऑप्शन होती हैं कि हमारे पास मनी है हम कुछ भी ले सकते हैं। उस समय जो हमें चीज़ मिलती थी हम वो ले लेते थे, जिसको हमारी चीज़ चाहिए हो और उसके पास जो हो हम वो ले लेते थे। बट अभी क्या है हमारे पास इतनी ज़्यादा ऑप्शन हो गई हैं मनी की वजह से। इंक्रीज इन लिक्विडिटी, जो हमारा जनरल एक्सेप्टेबल है कैप मनी, हम उसे स्टोर भी कर सकते हैं, ईजिली ट्रांजैक्शन भी कर सकते हैं, मनी को ईजिली ट्रांजैक्ट भी कर सकते हैं। हम किसी भी चीज़ को परचेज कर सकते हैं मनी की हेल्प से। कोई भी गुड एंड सर्विसेज आप किसी भी प्लेस पे ले सकते हो। गारंटी ऑफ सॉल्वेंसी, की गारंटी ऑफ सॉल्वेंसी में क्या है कि ये कॉमन एक्सेप्टेबल है। कोई भी पर्सन ये नहीं बोल सकता कि मैं मनी आपसे एक्सेप्ट नहीं करूँगा, हर एक को एक्सेप्ट करनी पड़ती। गवर्नमेंट ने इसे परमिशन दी है, गवर्नमेंट ने इसकी गारंटी ली है। इंडिकेटर ऑफ पावर, अगर किसी पर्सन के पास मनी ज़्यादा होती है तो हम बोलते हैं रिच है, और जिसके पास मनी कम होती है उसे हम क्या बोलते हैं पुअर है। तो हम मनी की हेल्प से इंडिकेट कर सकते हैं कि उसके पास क्या पावर है। नेक्स्ट है मनी की क्लासिफिकेशन। मनी को हमने क्लासीफाई किया फुल बॉडीड मनी, रिप्रेजेंटिव फुल बॉडीड मनी और क्रेडिट मनी। जो फुल बॉडीड मनी है, फुल बॉडीड मनी में क्या होता है कि जितना मटेरियल से मनी बनी है, जितने मटेरियल से मनी बनी है उतनी ही उसकी वैल्यू हो। जैसे कि गोल्ड कॉइन्स, गोल्ड कॉइन्स में क्या होता है कि जितनी गोल्ड की वैल्यू होती है, इंट्रिंसिक वैल्यू होती है, उतनी ही उसकी मनीटरी वैल्यू होती है। कि जितने का गोल्ड का कॉइन है उतनी ही उसकी मनी की वैल्यू होती है, उसे हम फुल बॉडीड मनी बोलते हैं। नेक्स्ट है रिप्रेजेंटिव फुल बॉडीड मनी। रिप्रेजेंटिव फुल बॉडीड मनी में क्या होता है कि जो इसकी इंट्रिंसिक वैल्यू होती है, इसके मटेरियल की वैल्यू होती है वो कम होती है, बल्कि इसकी जो मनीटरी वैल्यू है वो ज़्यादा होती है। जो हमारे अभी 1 रुपी का कॉइन है या 10 रुपी का कॉइन है, जो उसमें मटेरियल यूज हुआ है वो 10 रुपी का नहीं होगा, वो उससे कम ही होगा, बट उसकी जो मनीटरी वैल्यू वो क्या है ज़्यादा है। उसे हम रिप्रेजेंटिव फुल बॉडीड मनी बोलते हैं। नेक्स्ट है क्रेडिट मनी। क्रेडिट मनी क्या होती है जिसकी फेस वैल्यू क्या होती है, हाई होती है इंट्रिंसिक वैल्यू से। क्रेडिट मनी की जिसकी फेस वैल्यू क्या होती है, ज़्यादा होती है उसके इंट्रिंसिक वैल्यू से। फेस वैल्यू का मतलब क्या, ऊपर वाली जो वैल्यू है वो ज़्यादा है और जो उसको बनाने में मटेरियल यूज हुआ है वो कम है। आप सोच रहे होगे रिप्रेजेंटिव फुल बॉडीड मनी और क्रेडिट मनी ये दोनों सेम है, नहीं। रिप्रेजेंटिव फुल बॉडीड में हमने कॉइन की एग्जांपल ली है। क्रेडिट में मनी में हम ये बोल सकते हैं कि जो हमारा
जो हमारे क्रेडिट कार्ड्स हो गए वो भी आ सकता है इसमें, या आप ये बोल सकते जो हमारे नोट्स हैं 500 नोट्स 2000 नोट्स जो उसमें मटेरियल यूज़ हुआ है उन्हें बनाने के लिए वो कम है और उनकी फेस वैल्यू क्या है, ज़्यादा है। इंट्रिंसिक वैल्यू कम है, फेस वैल्यू क्या है, ज़्यादा है, उसे हम क्रेडिट मनी बोलते हैं। अब मनी के हमें कुछ एडवांटेजेस हुए हैं, कुछ फ़ायदे हैं, वो क्या है कि जो हमारी बाटर सिस्टम ऑफ एक्सचेंज में प्रॉब्लम है उसे हम सॉल्व कर सकते हैं मनी की हेल्प से। हम हमें डबल कोइंसिडेंस नहीं करना पड़ता, हम वेल्थ को भी स्टोर कर सकते हैं, वेल्थ को ट्रांसफ़र भी कर सकते हैं। जो भी सारी बाटर सिस्टम ऑफ एक्सचेंज की प्रॉब्लम है वो मनी की हेल्प से सोल्व होगी। सोल्यूशन टू सेंट्रल प्रॉब्लम्स ऑफ एन इकॉनमी, आपने लास्ट क्लास में या कभी डिस्कस किया होगा सेंट्रल प्रॉब्लम्स ऑफ एन इकॉनमी के बारे में। सेंट्रल प्रॉब्लम्स ऑफ एन इकॉनमी कौन सी प्रॉब्लम्स थी? व्हाट टू प्रोड्यूस, हाउ टू प्रोड्यूस, फॉर हुम टू प्रोड्यूस, हाउ टू एलोकेट रिसोर्सेज, ये आपने कहीं ना कहीं पढ़ी होंगी। तो ये जो सब प्रॉब्लम है मनी की हेल्प से सॉल्व हुई है। कैसे कि हमने क्या प्रोड्यूस करना है, देख सकते कि हमारे पास कितनी मनी है, उसकी हेल्प से हम डिसाइड कर सकते कि क्या हमने प्रोड्यूस करना है, किसके लिए प्रोड्यूस करना है, मनी के बारे में सोचते हुए कि कैसे हमने रिसोर्सेज एलोकेट करने हैं। तो सेंट्रल प्रॉब्लम्स ऑफ एन इकोनॉमी की भी हमने सोल्यूशन किया या सॉल्व किया मनी की हेल्प से। बेसिस ऑफ क्रेडिट की क्रेडिट मनी की हेल्प से ही पॉसिबल हुआ है। इंक्रीज इन द मोबिलिटी ऑफ कैपिटल कि अगर हमने मनी या हमारे कैपिटल को ट्रांसफ़र करना है तो हम मनी की हेल्प से कर सकते हैं। इम्पोर्टेंस फॉर कंज्यूमर, कंज्यूमर के लिए वे बड़ी हेल्पफुल है। अगर हमने कहीं भी कुछ भी कंज्यूम करना है तो हम मनी की हेल्प से कर सकते हैं। इम्पोर्टेंस फॉर प्रोड्यूसर, अगर हमने कुछ भी प्रोड्यूस करना है तो हम मनी की हेल्प से कर सकते हैं। ये उसकी एडवांटेजेस थी और उसके साथ कुछ डिसएडवांटेजेस भी हैं कि हमारी जो वैल्यू है वो इनस्टेबल है। कभी हमारी जो वैल्यू है इंक्रीज हो जाती है, कभी डिक्रीज हो जाती है। जैसे ही हमारी इन्फ्लेशन आती है तो मनी की वैल्यू क्या है, इंक्रीज हो जाती है। और जब डिफ्लेशन आती है तब जब इन्फ्लेशन आती है तो हमारे लिए मनी की वैल्यू डिक्रीज हो जाती है। या आप बोल सकते हो हर एक के लिए अलग सिचुएशन है। जो पुअर है उनके लिए मनी की वैल्यू ज़्यादा होती है और जो रिच है उनके लिए मनी की वैल्यू क्या है, कम होती है। कभी हम मनी को ज़्यादा यूज़ करते हैं, कभी हम क्या है मनी को कम यूज़ करते हैं। एमरजेंस ऑफ ट्रेड साइकिल, मनी की हेल्प से ही, मनी के आने से ही ट्रेड साइकिल आए हैं, इन्फ्लेशन और डिफ्लेशन। अगर मनी ना हो तो इन्फ्लेशन और डिफ्लेशन आएंगे नहीं ना, क्योंकि मनी की साथ ही इन्फ्लेशन और डिफ्लेशन आते हैं, महंगाई और मंदी आती है। इकोनॉमिक इनइक्वालिटी, इकोनॉमिक इनइक्वालिटी इंक्रीज होगी, रिच और पुअर होगी। जिसके पास ज़्यादा पैसा वो रिच है, जिसके पास कम है वो पुअर होगी। सोशल एंड मोरल डाउनफॉल, सोशल एंड मोरल डाउनफॉल कि अब हमारा जो जिसके पास ज़्यादा पैसे होते हैं उसके पास मोरल वैल्यूज़ नहीं होती, सभी को वो किसी को कुछ समझता ही नहीं है। तो सब ये सब किसके कारण हुआ, मनी के आने के कारण। प्रॉब्लम ऑफ ब्लैक मनी, अब लोग ब्लैक मनी भी अपने पास रखते हैं कि ब्लैक मनी आप सब समझ सकते हो। इकोनॉमिक वेस्टेज कि हम इकोनॉमिक वेस्टेज भी होने लगी, जिसके पास ज़्यादा पैसा है वो ऐसे ही मनी को गलत तरीके से या यूज़ करता है। सो हमारा मनी चैप्टर कंप्लीट हो गया। अगर आपको कोई भी डाउट हो, कुछ भी समझ ना आए तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हो। थैंक्स फॉर वॉचिंग।